जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उष्मा यानी कि हीट को डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी MCQ हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके किसी न किसी ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं। तो कोई वस्तु है, जैसे हम लोगों ने मान लिया ये बर्फ़ है और उसके ये अणु हैं, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि जो अणु होते हैं, चाहे ठोस के हों, चाहे द्रव के हों, चाहे गैस के हों, वो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल पे डिपेंड करते हैं। यदि अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक है तो वो ठोस है, अगर आकर्षण बल कम है तो वो द्रव है, और न के बराबर है तो वो गैस है। अब यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बर्फ़ ले लेते हैं ठोस अवस्था में, तो जब हम गर्म करेंगे तो इसके बीच आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, द्रव में बदलेगा और द्रव से फिर गैस में बदलेगा। यानी कि गर्म करने पर उनके बीच के आकर्षण बल कम होते हैं, जिसके कारण अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, तो उसके अणुओं के बीच की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास लोहे की कोई छड़ है, आप उसका एक सिरा गर्म करते हैं, तो जब आप एक सिरा गर्म करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम की ओर जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, तो यदि हम किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, तो जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की जो चाल होती है वो घट जाती है। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि चाल बढ़ जाती है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया था रमफोर्ड ने। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो ये किसने किया था, तो डेवी महोदय ने किया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदला जाता है या ऊष्मा कार्य में बदलता है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक कहते हैं, और इसका मान होता है। तो देखिए, इसका जो मान होता है एक नियतांक होता है, चाहे आप इसे 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी बोलो, या फिर 4.186 जूल पर कैलोरी बोलो, या फिर 4.186 इंटू 10⁻⁷ बोलो, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, W/Q = जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में, यानी कि आपको बताना है कि जब हम पानी को लगातार मथते हैं तो इस क्रिया में ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस क्रिया में होता क्या है, तो इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जैसे कि झरने से ऊपर से पानी गिर रहा है, तो नीचे पानी गिर रहा है तो वो कैसा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा गर्म होगा। तो ये गर्म होने की प्रक्रिया क्यों होती है, क्योंकि इसमें यांत्रिकी ऊर्जा से क्या होता है, रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भार युक्त मथनी से मंथन करते हैं तो उसके ताप में, तो क्या होगा, उसके ताप में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आप चाहे उसमें कुछ भी करो, चाहे उसको मथनी करो या फ्रिक्शन करो, तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या होती है, हीट बढ़ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब झरने से जल ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ताप बढ़ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो हम सभी जानते हैं ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है।
तो इसमें देखिए जो डिग्री सेल्सियस है वो नहीं है, ये ताप का मात्रक है। बाकी आपके कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, ये सभी ऊष्मा के मात्रक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताप का एसआई मात्रक है, तो आपको ताप का एसआई मात्रक पूछा हुआ है, तो आपका राइट ऑप्शन है केल्विन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो आपका राइट ऑप्शन है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि? तो इसका रीज़न मैंने पीछे भी आपको बताया है, तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। मतलब कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बाहर का, फिर भी ऊँट को गर्मी महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों है? आपको इसका रीज़न बता रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो क्या करता है, बढ़ा सकता है, और इस वजह से उसे गर्मी का अनुभव नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या होगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है, यानी कि गैसों में जो प्रसार होता है वो द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा अधिक गैस तापमापी संवेदी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सीबेक के प्रभाव पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो अत्यधिक ऊंचे तापों की जो माप होती है वो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, स्टेफन के नियम पर। तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है वही ऑप्शन सी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? आपको रीज़न बताना है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा होगा कि जो ठंड स्थान है वहाँ पर पारे का यूज़ न करके अल्कोहल का यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब टेम्परेचर गिरता है तो जो पारा होता है वो धीरे धीरे ठंडी के कारण क्या होता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है। तो इस वजह से अल्कोहल का यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का जो द्रव्यांक है वो निम्न होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। जैसे सन का हमें टेम्परेचर नापना है तो हम विकिरण पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। इसके अलावा धातुकर्म में जो उपयोग होने वाली भट्टियाँ हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है, यानी कि विकिरण पायरोमीटर का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो थर्मोकपल है किससे बनता है? तो दो अदृश्य धातुओं से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था पायरोमीटर से मापा जाता है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसमें एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। तो कथन क्या है? तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी तथा चमकदार होता है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। और रीज़न में दिया हुआ है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा वाष्पशील नहीं है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आप एक फार्मूला नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है, बट मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जिसमें कि आप रूमर, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट सभी को एक साथ लिख सकते हो।
तो फार्मूला क्या होगा, C-0/100 इक्वल टू F-32/180। अगर र्यूमर में पूछेगा तो R-0/80 और केल्विन में क्या होगा, K-273/100। तो यदि आपसे जैसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में पूछता है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, और यदि फ़ारेनहाइट और र्यूमर में पूछता है तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, और सेंटीग्रेड और केल्विन के लिए ये फार्मूला यूज़ करोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।